गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोधकता। कल हमने ओम का नियम देखा था। उस ओम के नियम की सहायता से हम प्रतिरोधकता क्या होती है किसी भी पदार्थ के लिए, उसकी चालकता क्या रहती है, प्रतिरोध कितना रहता है, उनकी परिभाषाएं क्या रहती है, उनके मात्रक क्या है, विमाएं क्या है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रतिरोधकता की बात करें तो कल हमने ओम के नियम से आर का जो मान निकाला था वो आया था आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर की वैल्यू क्या आई थी? आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहां जो रो है ये पदार्थ की प्रतिरोधकता ही कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ की प्रतिरोधकता। यानी यहां से हम कह सकते हैं जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और जैसे ही हम उस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक समानुपातिक नियतांक काम में लेंगे और वो समानुपातिक नियतांक ही क्या कहलाता है? पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी चालक के लिए जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के क्या रहता है? समानुपातिक। और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध का मान। इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2। तो दो चीजें कि लंबाई के समानुपाती, जितना लंबा वायर होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा और जितना मोटा वायर होगा प्रतिरोध उतना ही कम। इसके अलावा प्रतिरोध की निर्भरता उस चालक पदार्थ की प्रकृति पे, उसके तापमान पे, इन पे भी निर्भर करती है। तो यहां से समीकरण 1 और 2 से यदि हम देखें तो आर समानुपाती हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए। और यहां से समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम काम में लेते हैं रो। आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहां जो रो है ये एक समानुपातिक चिन्ह है जिसको हम कहते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता को किससे प्रेजेंट करते हैं? रो से। तो यहां से देखो रो आ गया हमारे लिए पदार्थ की प्रतिरोधकता। अब रो की हम बात करें, यहां से रो की वैल्यू यदि हम निकालें तो रो बराबर क्या आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू ए अपॉन एल। इस फॉर्मूले की सहायता से हम रो का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी पदार्थ। और देखो प्रतिरोधकता की यदि हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा हम इसकी दे सकते हैं। हमने ओम के नियम का सूक्ष्म रूप पढ़ा था, J बराबर सिग्मा ई। ये था ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। इसमें यदि मैं 1/सिग्मा लिखूं तो 1/सिग्मा बराबर आएगा E अपॉन J। सिग्मा को इधर डिवाइड कर दे, J को उधर डिवाइड कर दे तो 1/सिग्मा बराबर E अपॉन J। और 1/सिग्मा किसके बराबर होता है? रो के बराबर। तो यहां से रो बराबर क्या हो जाता है? E अपॉन J। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और उसके धारा घनत्व का अनुपात उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। यहां से हम प्रतिरोधकता की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, रो बराबर E अपॉन J। तो किसी पदार्थ के विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। या फिर आप कह सकते हो कि इकाई धारा घनत्व के लिए जो विद्युत क्षेत्र हम उत्पन्न करते हैं वो उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप अपने हिसाब से उसकी परिभाषा डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद अब देखो प्रतिरोधकता का मात्रक और विमा की यदि हम बात करें मात्रक, तो मात्रक के लिए आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो देखो प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, यह है प्रतिरोधकता का मात्रक। ध्यान रखना है जब भी प्रतिरोधकता का मात्रक काम में लेंगे हम काम में लेंगे ओम इंटू मीटर। इसकी विमा की बात करें, प्रतिरोधकता की विमा, तो देखो ओम की विमा, प्रतिरोध की विमा और मीटर की विमा, इसके मात्रक से जब भी आपसे विमा पूछी जाए आप मात्रक का यूज ले सकते हो।
प्रतिरोध की विमा और मीटर की विमा यदि आप लिख दोगे तो उससे प्रतिरोधकता की विमा आ जाएगी। और प्रतिरोध की विमा कल हमने देखी थी भाई, प्रतिरोध क्या होता है, V अपॉन आई, यानी विभव अपॉन धारा। और वहां से हमारा फॉर्मूला आ गया था ये M1 L2 T-3 A-2। कल देखा था हमने प्रतिरोध का विमा इंटू यहां मीटर यानी L1 हो जाएगा, L1। तो यहां से देखो क्या आती है, प्रतिरोधकता की विमा M1 L3 T-3 A-2, ये आ जाती है प्रतिरोधकता की विमा। तो आपको ये यदि इनका फॉर्मूला पता है, आप आसानी से विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसके बाद यदि हम देखें कि अलग अलग पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता का मान है वो अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें जो चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ, इनके लिए जो प्रतिरोधकता का मान है वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8, या फिर हम बोले 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर होता है। बहुत कम रहता है इनकी प्रतिरोधकता चालक पदार्थों की, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6। लेकिन यदि हम कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों के लिए देखें, विद्युत रोधी जैसे प्लास्टिक, तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो लगभग 10 की पावर 16 ओम मीटर तक होती है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। कुचालक पदार्थों में किसी की 10 की पावर 6 होती है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 14, 10 की पावर 12, जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच। शुद्ध जल की 10 की पावर 6 रहती है प्रतिरोधकता। और चालक पदार्थों की 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, जितने भी चालक पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम रहती है। इसके अलावा जो अर्धचालक पदार्थ हैं, उन अर्धचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो इन दोनों के बीच में आती है, इनकी रेंज में आती है। लेकिन वो ताप पे निर्भर करती है। यदि परम शून्य ताप की बात करें तो अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा, यानी वो कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है, उनमें ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता कम होती है और ताप कम करने पे बढ़ती है, और 0 केल्विन पे वो पूर्णतः कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं अर्धचालक पदार्थ। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये दो चीजें होगी। अब इसके बाद यदि हम प्रतिरोधकता की ही निर्भरता की बात करें कि प्रतिरोधकता किन किन राशियों पे निर्भर करती है, तो इसमें देखो स्टूडेंट्स बहुत बार गलती कर देते हैं। गलती कैसे करते हैं, अभी हमने रो का फॉर्मूला देखा है, रो बराबर था R इंटू A अपॉन L, तो रो तो देखते हैं प्रतिरोधकता प्रतिरोध पे निर्भर करती है, क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, लंबाई पे निर्भर करती है, लेकिन प्रतिरोधकता इनमें से किसी पे भी निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं निर्भर करती, क्योंकि देखो सिग्मा का हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, Ne²/m, Ne²/m, और हम जानते हैं रो बराबर होता है 1/सिग्मा, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा m/Ne²। तो प्रतिरोधकता इन चीजों पर निर्भर करती है, यानी m क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, और t विश्रांति काल, जिसका मान हम देख चुके हैं लगभग 10 की पावर -14 सेकंड होता है, तो औसत विश्रांति काल रहता है। तो ये सारी चीजें केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है, बस पदार्थ के क्षेत्रफल और पदार्थ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में। ध्यान रखना इस चीज को कि जो प्रतिरोधकता का मान है R इंटू A अपॉन L, जो फॉर्मूला है, इसमें लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m/Ne², यानी केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि जो प्रतिरोध है वो अभी हम देखेंगे वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ यदि हम देखें तो ये ताप पे भी निर्भर करेगी प्रतिरोधकता, ताप पे। क्यों, यहाँ पे जो विश्रांति काल है वो ताप पे निर्भर करता है, इसलिए जो प्रतिरोधकता है वो ताप पे भी निर्भर करेगी। तो दो चीजों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पे और तापमान पे। तापमान पे किस प्रकार निर्भर करती है वो इस चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो देखो जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का एक कह सकते हैं, जैसे हम मान लो लोहा लें, तो यदि अलग अलग लोहे की हम
छड़ ले ली, ये मान लो 20 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है, और दोनों लोहे की छड़ है, लोहे की, ये भी लोहा है। चलो, तो इन दोनों की प्रतिरोधकता मान लो, इसकी मैं ρ1 दे देता हूं, इसकी ρ2 देता हूं, और आपसे पूछें कि प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ρ1 अनुपात ρ2 बराबर 1:1। क्यों? क्योंकि ये एक ही पदार्थ से बने और एक ही पदार्थ से बने हुए पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो उनकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती। हाँ, यहाँ इनका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध अलग अलग होगा, यानी एक ही पदार्थ के लिए उसके आकार और आकृति के कारण प्रतिरोध का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि एक पदार्थ है तो उसकी प्रतिरोधकता हमेशा नियत रहेगी, समान रहेगी। आप चाहे वो 1 मीटर लंबा लो, चाहे 2 मीटर लंबा लो, चाहे उसका क्षेत्रफल बढ़ाओ, चाहे क्षेत्रफल कम करो, उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। तो बोर्ड में एक बार बेटा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा था 1:1, तो इस चीज का ध्यान रखना है, यदि समान पदार्थ है तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिरोधकता। तो देखो ये हो जाती है पदार्थ की प्रतिरोधकता। इसके बाद देखो हम चालकता की बात करें, चालकता सिग्मा, चालकता तो सिग्मा स्टूडेंट का, तो इसको हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ के किसी भी चालक की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगी, चालकता। तो जो प्रतिरोधकता के लिए कंडीशन लागू थी वो सारी की सारी चालकता, यानी जो चालकता है वो भी पदार्थ की प्रकृति पे और तापमान पे निर्भर करेगी केवल, ये पदार्थ की लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगी चालक। इसके मात्रक और विमा इंपोर्टेंट रहते हैं, वो देखिए, इसका देखो मात्रक देखें, मात्रक, ये दोनों अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता भी अदिश राशि है, चालकता भी अदिश राशि है, प्रतिरोध भी अदिश है और चालकता भी अदिश है। तो इसके मात्रक की बात करें तो देखो 1/Ω, यानी 1 में प्रतिरोधकता का मात्रक लिखूं तो प्रतिरोधकता का मात्रक था ओम इंटू मीटर, देखा था अभी। तो इसको ऊपर लेके जाए तो देखो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये इसको लिखने का तरीका देखो, इंग्लिश में इसको लिखें OMH, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब इस ओम को यदि हम दूसरे तरीके से लिखें तो इसको लिखा जाता है OHM, MHO, महो, और ये रहेगा इंटू मीटर इनवर्स, तो इसका मात्रक हो जाता है महो इंटू मीटर इनवर्स। तो दोनों तीनों मात्रक ध्यान रखना। देखो एक आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी काम में ले सकते हैं, इसका व्युत्क्रम, ये इसको सही तरीके से ओम की जगह बोल देते हैं महो, यानी इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, MHO महो इंटू मीटर इनवर्स। तो जो चालकता का मात्रक है वो जनरली काम में लेते हैं महो इंटू मीटर इनवर्स, ये इसका एक मात्रक हो रहा है, महो की जगह काम में लेते हैं सीमेन इंटू मीटर इनवर्स, ये है चालकता के मात्रक। तो जो ये दो मात्रक है इनको आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, महो इंटू मीटर इनवर्स, सीमेन इंटू मीटर इनवर्स। इसकी देखो वीमा की यदि हम बात करें तो वीमा इसकी व्युत्क्रम कर दें तो देखो m-1 L-3 T3 और 8, यानी जो प्रतिरोधकता की वीमा थी उसका यदि हम व्युत्क्रम कर देंगे तो किसकी वीमा जाएगी, चालकता की वीमा। इसके अलावा इसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सेम रहेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही है कि ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पे निर्भर करता है केवल। तो नेक्स्ट देखो हम देखते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होगा किसी भी पदार्थ के लिए। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हमने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है। प्रतिरोध का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मार्ग में रुकावट। और यहाँ किसके मार्ग में रुकावट होगी, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो भी रुकावट होगी
वो रुकावट ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध। यानी किसी चालक के अंदर मुक्त आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या कहलाएगी? प्रतिरोध। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, हम पहले देख चुके हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब चालक में ये इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है, दूसरे अन्य आयनों की टक्कर की वजह से भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, और जो भी रुकावट या बाधा होगी तो वो ही क्या कहलाती है? उस चालक का प्रतिरोध। बैटरी में रहते हैं विद्युत अपघट्य, तो विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच में जो टक्कर होती है, उस टक्कर से जो उनकी गति में प्रभाव पड़ता है, जो बाधा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध को हम अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो प्रतिरोध की निर्भरता देखें तो R बराबर था रो एल अपॉन ए, यानी किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। दो निर्भरता होगी, लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और रो का मतलब प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? ताप पे और पदार्थ की प्रकृति पे। तो प्रतिरोध इन चारों चीजों पर निर्भर करेगा, लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और ताप और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। समान पदार्थ है केवल इन दो चीजों पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध है ना, वो प्रतिदर्श का गुण रहता है, किसी पदार्थ के प्रतिदर्श का गुण। प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो पहले हम देख चुके हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या काम में लेते हैं? ओम। इसकी विमा की बात करें तो प्रतिरोध की विमा क्या काम में लेते हैं? M1 L2 T-2 A-, क्योंकि कार्य बटा आवेश विभव था, फिर उसमें हमने आवेश कसो दी T-3 A-, कार्य कौन धारा किया था हमने, विभव कौन धारा आर के लिए, आर बराबर वी अपॉन आई से आप आसानी से निकाल सकते हो। विभव निकालोगे तो कार्य था M1 L2 T-3, तो T-2 में किसका भाग देते हैं? A2 आ जाएगा। तो देखो विभव की हम लिखेंगे यहाँ पे, जाएगी M1 L2 T-3 A-1, ये विभव की रहती है, और इसमें A-1 का भाग लेंगे तो ये वाली आ जाएगी, A1 का भाग देंगे तो ये विमा आ जाएगी, इसकी प्रतिरोध की विमा आ जाएगी। तो हम आसानी से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके मात्रक और विमा की बात होगी, इसकी हमने निर्भरता की बात कर ली कि प्रतिरोध का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता। इसके बाद यदि हम देखें तो जो प्रतिरोध है वो हम दो प्रकार का प्रतिरोध काम में लेते हैं। एक तो सामान्य प्रतिरोध होता है और एक कार्बन प्रतिरोध होता है। जो सामान्य प्रतिरोध रहता है वो एक निश्चित मान तक ही बना सकते हैं, निश्चित मान तक, निश्चित मान। उससे अधिक जैसे 100 ओम, 200 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, ये फिक्स जो मान के प्रतिरोध हैं उनको निश्चित मान वाले प्रतिरोध बोले जाते हैं। इससे अधिक मान वाले प्रतिरोध बनाने के लिए हम कार्बन प्रतिरोध को काम में लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कार्बन प्रतिरोध पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में देखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध कैसे बनते हैं, इनसे हम उच्च मान के प्रतिरोध भी बना सकते हैं। अभी केवल प्रतिरोध की बात है। अब जो प्रतिरोध रहता है इसको दो भागों में हम यहाँ पे बांट सकते हैं। एक तो रहता है ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, और दूसरा रहता है अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय, बिल्कुल सिंपल से देखो ओमीय प्रतिरोध कैसे होंगे। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना करते हैं, या फिर वे युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करते हैं, क्या कहलाती है? ओमीय प्रतिरोध। यानी उनके लिए V बराबर या V समानुपाती क्या रहता है? I। उनके लिए आप V और I में जो ग्राफ बनाओगे वो सीधी रेखा आएगी। तो ऐसे सभी प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना करते हैं, जिनके लिए V और I में जो ग्राफ रहता है वो एक सीधी रेखा आती है, वो सारे ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे किसी चालक के लिए बना सकते हैं। अनओमीय प्रतिरोध की बात करें तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करते,
वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करते अनोमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। यानी इन प्रतिरोधों के लिए जो V और I का ग्राफ है वो कभी भी सीधी रेखा नहीं आएगा, वो सीधी रेखा जाके घूम जाएगा। जैसे हमने उसके एग्जाम्पल में भी देखे थे कि प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर नहीं करता। सेमीकंडक्टर के लिए हमने देखा था, अर्धचालक युक्तियों के लिए। तो जो प्रतिरोध का मान है, जैसे विभवांतर को हम बदले तो विभवांतर की ध्रुवता बदलने पर V और I के बीच में मान चेंज होता है। ध्रुवता बदलने पर, ध्रुवता बदलने पर। तो किसकी ध्रुवता बदलते हैं हम? वोल्टेज की। वोल्टेज की ध्रुवता बदलोगे तो ग्राफ बदल जाता है। जैसे सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में, अग्र बायस में, पश्चिम बायस में, ये हम 16वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा किसी ट्रांजिस्टर की हम बात करें उसमें भी यही केस होता है। विद्युत अपघट्यों की बात करें उनमें भी क्या होता है, यही केस होता है। जैसे हम कुछ इसके डायग्राम देखें I और V के, I और V में, तो जो टॉर्च का बल्ब रहता है उसका ये रहता है, टॉर्च का बल्ब, उसका ग्राफ ऐसा मिलता है। क्यों मिलता है? टॉर्च के बल्ब में प्रतिरोध के रूप में एक तंतु काम करता है, टंगस्टन का जो तंतु हम बोलते हैं। जैसे जैसे उसका ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी लगातार बढ़ता जाता है और उसका ग्राफ इस प्रकार से। किसी वैद्युत अपघट्य के लिए बात करें उसका ग्राफ आ जाता है, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए ग्राफ कैसा आ जाता है, ये। तो ये ऐसे ग्राफ आते हैं जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? अनोमीय। और देखो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस देखते हैं प्रतिरोध के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन आता है, तो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक चालक पदार्थ है, उसकी लंबाई है स्मॉल है और उसका अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल। ये दो चीजें हमें दे रखी है। चालक पदार्थ है, उसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल। अब कह रहे हैं यदि इसकी लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए, यदि इसकी लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना। एक तार दे रखा है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल कैपिटल है। यदि इसकी लंबाई को जैसे पहले L लंबाई थी उसको खींच के हम 12 कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो R का जो फॉर्मूला है, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। R का फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। तो एक ही तार है हमारे पास, उसी की लंबाई को हम बढ़ा रहे कम कर रहे हैं, तार चेंज थोड़ी कर रहे हैं। पहले लोहा तो लोहा ही रहेगा, चांदी है तो चांदी रहेगी, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का तार ही रहेगा। इसका मतलब जो रो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं बदलेगा। लंबाई दुगनी कर रहे हैं तो क्षेत्रफल बदल सकता है, ये ध्यान रखना है। यदि उसको हम खींच के कर रहे हैं तो देखो मोटा तार है, उसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, पतला, तो उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा। तो जो लंबाई हमें प्रारंभिक लंबाई ये है, इसको मैं L1 मान लेता हूं, L1 बराबर L दे रखा है। दूसरी लंबाई जब हमें L2 बराबर 2L दिएगी, दुगना कर दें, ये A1 बराबर भी हम A मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें A2 निकालना पड़ेगा, कितना होगा। तो लंबाई को दुगना कर दे तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो उसके लिए पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। यदि शुरुआत में यदि M1 है तो बाद में कितना होगा, M2। भाई द्रव्यमान बदलेगा क्या? आपके पास कोई 5 ग्राम का तार है, उसकी आप लंबाई बढ़ा दोगे तो 5 ग्राम का ही रहेगा, उसके द्रव्यमान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों द्रव्यमान बराबर है। तो द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं घनत्व इंटू आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व मान लेते हैं, इसका D है, आयतन मान लेते हैं V1, यहाँ घनत्व D, आयतन V2। तो घनत्व भी नहीं बदलता है, ध्यान रखना, घनत्व भी नहीं बदलता है, इसलिए D से D यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। आयतन को क्या लिख सकते हो, प्रारंभिक आयतन को क्षेत्रफल इंटू लंबाई, और अंतिम आयतन को अंतिम क्षेत्रफल इंटू लंबाई। A1 का मान A दे रखा है, L1 का मान L है, A2 हमें निकालना है, और L2 कितना हो गया, लंबाई को दुगनी कर दी, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो A2 कितना आता है, A2 बराबर आता है A/2। यानी लंबाई को यदि आप दुगना करोगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा। इस चीज का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना। ये क्षेत्रफल आधा हो गया तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
देखो आर डैश यदि हम निकालें तो रो L2 अपॉन A2 काम में लेना पड़ेगा। इसको R2 ले लेते हैं हम, अंतिम प्रतिरोध पूरा लगाना पड़ेगा। R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। तो प्रारंभ में यदि हम R1 माने, L1 अपॉन A1 हो जाता है, इन दोनों के मान में दे रखे हैं। L2 अपॉन A2 काम में ले लेते हैं तो R2 बराबर, ये इसको आप R बराबर रो L अपॉन A ले लो। रो L2 का मान कितना है 12 और A2 का मान कितना है A/2। R2 बराबर रो इनटू ये ऊपर चला जाएगा 4L अपॉन A। ये R2 बराबर 4 को आगे ले लो रो L अपॉन A। ये R2 बराबर रो L अपॉन A को क्या लिख सकते हैं, तो जो अंतिम प्रतिरोध है वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, कितना होगा, इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछने कि प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, तो देखो इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी आपसे प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाए तो प्रतिरोध का प्रतिशत परिवर्तन सिंपल फॉर्मूला रहता है अंतिम माइनस प्रारंभिक इनिशियल अपॉन प्रारंभिक इनटू 100। ये हमेशा फॉर्मूला है। प्रतिरोध का परिवर्तन पूछा जा रहा है, अंतिम प्रतिरोध में से प्रारंभिक को घटाओ, प्रारंभिक का भाग लगेगा इनटू 100%। अंतिम प्रतिरोध कितना आ रहा है 4R, प्रारंभ में कितना था R अपॉन R इनटू 100%, तो 3R अपॉन R इनटू 100%। R से R कैंसिल आउट, ये आ गया 300% वृद्धि हो जाएगी प्रतिरोध में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, 300% परिवर्तन। ये पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो पहले यदि 100 था उसका 4 गुना 400 हो जाएगा, परिवर्तन कितना होगा 300% परिवर्तन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। थैंक यू।